Hello and welcome to my academy. Students, today we are going to discuss about the history and origin of cooperative movement. So without wasting any time, let us get started. Okay? वालेकुम। वेलकम वंस अगेन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ऑरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है? भाई यूरोप से होता है। क्यों यूरोप से होता है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया? ऐसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप के जो सेक्युलर लोग थे उनको बेरोज़गार कर दिया, क्योंकि उनकी जगह जब मशीन्स आई तो मशीन्स आने की वजह से जो सिकल सपोज करो वीवर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम सबसे पहले देखेंगे। जो भी वीवर्स थे वो काम करते थे और उसके बदले अपने डे टू डे लाइफ के जो ज़रूरियात थे वो पूरे करते थे। लेकिन जब मशीन्स आई तो मशीन्स ने क्या किया? मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया। जो 100 लोग एक दिन काम करते थे वो मशीन आधे घंटे में काम करती थी। तो इसे कहते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क। जो काम लोग करते थे, ये जो लेबरर्स होते या सेकुलर लेबरर्स जो थे वो जो काम करते थे वो अब मशीन्स करने लगी। तो दैट इज़ द मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो उस मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क से उनका जो लाइवलीहुड था वो थ्रेटन, वो मतलब ख़तरे में आ गया। तो कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसे सारे लोग मिले कि भाई हम अपने सर्वाइवल कैसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब ये सारे लोग मिले, ऐसे सारे लोग जब मिलते हैं तो इनका थॉट ये आता है कि हम मिलजुल के काम करते हैं और जो बेनिफिट होगा वो आपस में डिवाइड करते हैं और हर किसी के लिए काम करते हो। तो ये जो थॉट, अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना होगा, तो ये जो थॉट था कि वर्किंग टुगेदर फॉर द कॉमन पर्पस, यही तो बेस थी ना कोऑपरेटिव्स की। तो इससे जो ये थॉट जो कोऑपरेटिव्स को जन्म देता है। ठीक है। एक और बात, जैसे कि अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑरिजिन का एक बहुत बड़ा बड़ा वजह था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखो ये कोऑपरेटिव थॉट कैसे आगे बढ़ता है। तो इसमें जैसे इंडियन हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज इन 1885। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिफोर दिस फॉर्मेशन ऑफ 1880 दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके बाद हम फिर कांग्रेस को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस की ही मतलब रोल को ज़्यादा पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे रॉकडेल पोइनियर्स एंड आईसीए इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस द हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम इनसे पहले देखते कि रॉकडेल प्रिंसिपल से पहले क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी थी किसी जगह? आंसर है हाँ। कहाँ पे थी, कब थी? आंसर 1761। क्या नाम था सोसाइटी का? फेनविक वीवर्स सोसाइटी। कहाँ पे सोसाइटी थी? स्कॉटलैंड में थी। बेसिकली होता क्या है, स्कॉटलैंड में भी उस टाइम हालात ठीक नहीं होते हैं, रैपिड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस होती है। तो उसमें जो लोग थे, वहाँ के व्यूअर्स थे, ये भी परेशान होते हैं। और ये सारे व्यूअर्स जब परेशान होते हैं तो एक चर्च में जाते हैं और वहाँ पे ओथ लेते हैं कि हम जो करेंगे वो सबके लिए साथ मिलके काम करेंगे और जो अपना प्रोड्यूस होगा उसे रीज़नेबल प्राइस पे बेचेंगे और जो वहाँ से हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको भी हम मतलब आपस में एक ऑनेस्ट तरीके से मतलब ये देंगे। ठीक। तो ये एक ओथ लेते हैं। तो इस फैनविक विवर्स सोसाइटी को फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो दैट इज़ फैनविक विवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वन मोर थिंग कि 1761, लेकिन इसको कभी किसी जगह बेसिकली 1769 भी लिखा जाता है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे 1769 में क्या हुआ था, 1769 में जो वीवर्स थे इनने बोला कि अब हम इसे वीविंग सोसाइटी तक ही महदूद नहीं रखेंगे। तो इनने क्या किया, इनने जो थोड़ा थोड़ा इनके पास जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था उससे इनने बल्क में जो फूड आइटम्स एंड ऑल नेसेसिटीज़ खरीदने लगे। तो इस सोसाइटी के पास आ गए। तो इस सोसाइटी ने जब इनके पास बल्क में इन्होंने फूड आइटम्स खरीदे तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी अपने मेंबर्स थे उनको रीज़नेबल डिस्काउंट रेट्स पे ये फूड आइटम्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक। तो इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है दैट इज़ इन 1812। ठीक। 1812 में क्या होता है, एक नई सोसाइटी बनती है जिसका नाम होता है लॉक्स टाउन फ्रेंडली विक्चुअलाइजिंग सोसाइटी। तो इस सोसाइटी, कौन लोग थे जो इस सोसाइटी को क्रिएट करने में हेल्प करते थे, क्वेश्चन बन सकता। तो ये वो लोग थे जो कि स्कॉटलैंड में थॉमस म्यूर के
को सपोर्ट करते थे, किसके लिए, कि एस्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी फॉर इन स्कॉटलैंड, वहाँ पे स्कॉटलैंड में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। तो यही मेंबर्स फिर अब एक सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जहाँ पे इनका मकसद ये होता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो हम अवेलेबल रखें वहाँ पे। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है कि कैसे करते हैं सब कुछ। ठीक, मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ओवरऑल ये दूसरी सोसाइटी थी, लेनॉक्स टाउन फ्रेंडली विक्चुअलाइजिंग सोसाइटी। क्वेश्चन बन सकता है थॉमस मेयर किसके साथ, थॉमस मेयर के सपोर्टर्स जो थे वो कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करते थे, तो आंसर इज लेनॉक्स टाउन। ठीक, नाउ द थर्ड इज द लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, 1832। जस्ट अ सेकेंड। I am talking about this 1832 लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों इम्पोर्टेंट बनती है, क्योंकि इसमें रिसेंटली डेवलपमेंट हुई। 2000 में इस सोसाइटी का नाम जो है द हार्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रखा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी किस सोसाइटी का नाम, पुराना नाम, ये कौन सी सोसाइटी इसके साथ बिलोंग करती है। तो अगर ऑप्शन है लेन, इसका फुल नाम जो है लॉकहर्स्ट लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका जो आज का नाम है द हार्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो थोड़ी इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा बताता हूँ मैं 1 मिनट में आपको। बेसिकली हुआ क्या, होता ये है कि जब ये लॉकहर्स्ट लेन कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती है 1968 में, ये अलायंस करते हैं किसी दूसरी सोसाइटी के साथ जिसका नाम होता है कन्वेंट्री एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जब दो सोसाइटीज़ मिलती है, उसके बाद 1992 में क्या होता है, ईस्ट मर्सिया कोऑपरेटिव सोसाइटी इन सोसाइटीज़ के साथ मिलती है। तो ये अब ग्रुप ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनता है। तो यही ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 2000 में अब नाम दिया गया द हार्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, चलिए। हाँ, तो इसके बाद जो सोसाइटी इम्पोर्टेंट सोसाइटी है, जो मैंने कहा कि 1844 द रॉकडेल पायनियर्स सोसाइटी। तो रॉकडेल किस चीज़ को, क्या ये क्यों रॉकडेल नाम था, क्योंकि रॉकडेल एक टाउन का नाम है, कहाँ पे, जो नॉर्थ इंग्लैंड में है। ठीक, अब रॉकडेल सोसाइटी पे पूरा एक वीडियो में बनाऊंगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना जानें, क्योंकि अब हिस्टोरिकल माइलस्टोन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे इतना जानेंगे कि जो रॉकडेल पायनियर सोसाइटी थी, ये फर्स्ट और प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज़ रॉकडेल कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, और जो फाउंडर्स थे, जिनने रॉकडेल सोसाइटी व्यूवर्स, ये भी ये व्यूवर्स थे, तो जिनने ये फाउंड की, ये फाउंडर्स थे इसके, इस सोसाइटी के, तो उन्हीं को फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कहा जाता है। इज़ इट क्लियर नाउ? ओके, अब देखें जितने भी, चाहे हमने ये जो रॉकडेल देखी या इससे पहले जो सोसाइटी हमने देखी, क्या कहते हैं इसे, लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी या लिनॉक्स टाउन सोसाइटी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ये आपको कि जो अभी हमने लेन दिस, कभी क्वेश्चन आ सकता है, लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट वाज अ सोसाइटी ऑफ रिबन मेकर्स। इज़ इट ओके? हाँ, तो आप देख रहे हैं चाहे रिबन मेकर्स या वीवर्स से, मोस्टली इन्हीं की सोसाइटीज़ थी। हालांकि ये बहुत सारे काम करते थे, लेकिन जो फुल फ्लेज्ड क्रेडिट यूनियंस बनी, जो मतलब क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स जो बाद में जो वजूद में आए, तो उनका आगाज़ जो है वो जर्मनी में होता है। ठीक, उनका आगाज़ होता है जर्मनी में। और कौन लोग होते हैं आगाज़ इसके करने वाले, एक तो थे फ्रेडरिक विलियम रेफिसन एंड फ्रांस हर्मन। बाकी खुद आप प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो ये दो नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, दिस ऑरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ दिस क्रेडिट यूनियंस। ठीक, कुछ और नाम है जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। यही जो दो लोग थे, इनने मॉडल जो इनने दिया इस क्रेडिट यूनियन का, उसी मॉडल ने इंस्पायर किए दुनिया के सारे फाइनेंशियल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इम्पैक्ट रहा इस मॉडल का फिर आगे। तो ब्रिटेन में भी कुछ अर्लियर जो क्रेडिट यूनियंस थे, उसमें फ्रेंडली सोसाइटी
एंड बिल्डिंग एंड म्यूचुअल सेविंग सोसाइटी। अब इस फ्रेंडिंग सोसाइटी का इंडिया के साथ भी लेना देना है, ये मैं आगे बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने जो कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ऑल दैट होते थे इंडिया में एवोल्यूशन स्टार्टिंग में, तो इस फ्रेंडली सोसाइटी का उसमें योगदान है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने वो सेपरेट करना है फिर कोऑपरेटिव्स को आगे। अगर आपने सिलेबस को देखा होगा तो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में हम अच्छे से इस बात को करेंगे, ठीक। तो अब आपने क्या याद रखा कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, हमने 1761 को देखा कि फैनविक वीवर सोसाइटी आती है, फिर 1812 को देखा हमने लेनॉक्स फ्रेंडली विक्चुअलाइजिंग सोसाइटी होती आती है, फिर 1832 में हमने देखा लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, फिर आगे चल के हमने टाइमलाइन समझे थोड़ा, फिर 1844 को हमने देखा द रॉकडेल पायनियर सोसाइटी आती है, फिर 1860 को 62 को देखते हैं हम क्रेडिट यूनियंस का जन्म होता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं इसके बाद, क्योंकि हम कहाँ पे पहुँचे थे 18, हाँ जी 1862 तक। 1862 से आगे जो इम्पोर्टेंट, सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, वो था जन्म हुआ था किसका, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का। कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था लंदन में। और कब हुआ था, 19 अगस्त। 19 अगस्त कब, 19 अगस्त, दिस डेट 19 अगस्त, एक 19 अगस्त 1895। तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन फर्स्ट जितने भी डेलीगेट्स आए थे, क्योंकि हमने देखा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का आगाज़ तो 1761 से ही हुआ, तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिस्कस किया, लेकिन इतनी ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं थी, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कुछ फ्लॉप हुई कुछ अच्छी चली। तो सब में इतना तो कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव कल्चर तो डेवलप हुआ। अब सारे लोगों ने बोला कि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, तो अब बहुत सारे डेलीगेट्स आए बहुत सारी कंट्रीज से, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि डेलीगेट्स फ्रॉम कोऑपरेटिव यहाँ पे ऑफ अर्जेंटीना, बेल्जियम, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, इंडिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया एंड द यूएसए। तो ये सारे लोग मिलते हैं, तो क्या करते हैं मिलकर, क्या करते हैं मिलके, ये करते हैं कि ये पहले इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को जन्म देते हैं। जब वे मिलते हैं तो अब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ये करता है कि डिफाइन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव्स को, कि कोऑपरेटिव्स क्या है। क्योंकि यहाँ पे सपोज कर लो हमारे यहाँ एक डिफिनीशन है कोऑपरेटिव्स की, इंग्लैंड में कोई और डिफिनीशन होगी कोऑपरेटिव्स की। तो ये कहता है कि एक यूनिवर्सल डिफिनीशन लाई जाए कोऑपरेटिव्स को की, जो जब हम आईसीए को मैं एक अलग चैप्टर मतलब ये वीडियो में कराता हूँ, तो वहाँ पे हम आईसीए, यहाँ पे हम थोड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स देखते हैं आईसीए के, वहाँ पे हम आईसीए को डिटेल में करेंगे, इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैग क्या है इसका, बाकी बाकी सब चीज़ें वहाँ पे हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एम ऑफ आईसीए इज टू डिफाइन द कोऑपरेटिव्स, एक यूनिवर्सल डिफिनीशन कोऑपरेटिव्स की बनाई जाए और डिफेंड करें कोऑपरेटिव्स की। अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे, आईसीए की साइट पे जाएंगे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस एक्सप्लेन करते हुए बताया था, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आईसीए ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, 12% ट्रिलियन, इतनी ट्रिलियन हमारी मतलब टर्नओवर है, इतने सारे लोगों को हम डायरेक्टली हमसे लिंक्ड है, इतने सारे लोगों को बेनिफिट। दैट मीन्स कि इट डिफेंड्स द कोऑपरेटिव मूवमेंट की, जो हमने थॉट दिया है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, इससे काम होता है, ठीक। एंड डेवलप इंटरनेशनल ट्रेड, तो जितना भी कोऑपरेटिव्स के दरमियान ट्रेड हो तो उसको भी हेल्प करती है डेवलप करने में, ठीक। तो इसके आगे हम चलते हैं, आगे क्या होता है, अब थोड़ा और माइलस्टोन्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1895 याद रखें आप, फर्स्ट आईसीए कांग्रेस कहाँ पे होता है, लंदन में होता है। 1896 आईसीए कन्फर्म्स पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इसका मतलब ये होता है कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे ये फोकस नहीं है, मतलब किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ बायस नहीं है, तो ये पॉलिटिकल न्यूट्रल है, जो भी काम करना चाहेगा कोई मसला नहीं है, पॉलिटिकली न्यूट्रल, हर किसी को वेलकम है यहाँ पे, प्रोवाइडेड कि वो आईसीए के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, ठीक। 1923 में आईसीए ने फर्स्ट कोऑपरेटिव डे अपना सेलिब्रेट किया, ठीक। और 1937 में क्या हुआ, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स वर अमेंडेड। तो ये जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स थे, ये बेसिकली कोऑपरेटिव प्रिंसिपल रॉकडेल प्रिंसिपल्स थे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रॉकडेल और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या थे, इनमें क्या डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। तो यही प्रिंसिपल्स, इनको कुछ अमेंड किया गया था, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे ये हम आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो 1946 में क्या होता है, अब देखो 1895, 1896,
1923, 1937, ये हम कुछ बड़े इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। 1946 में क्या होता है? 1946 में ये होता है कि यूएन ग्रांट्स कंसल्टेटिव स्टेटस किसको देता है? आईसीए को। अब कंसल्टेटिव स्टेटस से क्या होता है? कंसल्टेटिव स्टेटस मिलता कैसे है? कंसल्टेटिव स्टेटस जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है यूएस का, ये सॉरी यूएन का, वो एक हाईएस्ट स्टेटस, जब किसी भी एनजीओ को जो हाईएस्ट स्टेटस ग्रांट किया जाता है, दैट इज़ द कंसल्टेटिव स्टेटस गिवन बाय यूएन। ठीक, तो अब क्या होता है, अब ये एनजीओ जो है ये पार्टिसिपेट करती है वर्क ऑफ यूएन में। तो बाकी आप खुद विकिपीडिया पे देखें या गूगल से देखें। ठीक, तो 1946 में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि 1946 में इनको कंसल्टेटिव स्टेटस मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। अ, तो ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, 1966 आता है, तो वहाँ पे सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें जो पहले हमने देखा था, एक बार जो हमने मॉडिफिकेशन देखी थी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में, कब देखी थी अगर आपको याद हो? 1937 में। अब 1966 में अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। ये भी हम देखेंगे 96 की मॉडिफिकेशन, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या इसमें मॉडिफिकेशन आ गई, वो अलग चैप्टर है, अलग लेक्चर है। फिर 1995 में क्या होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो स्टेटमेंट होता है ऑन कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, दैट वाज अडॉप्टेड। ठीक, और इसमें सेवन्थ प्रिंसिपल को भी ऐड किया जाता है। अब सेवन्थ प्रिंसिपल कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, ये भी हम ये देखेंगे क्या था। तो आप इतना यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि 1995 में आईसीए का स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेटिव आइडेंटिटी अडॉप्ट किया जाता है। ठीक, और सेवन्थ प्रिंसिपल ऐड किया जाता है। ओके, और 2001 में क्या होता है, यूएन गाइडलाइंस। अब देखो 2000 से आगे फिर यूएन का मतलब यूएन इसको थोड़ा देखने लगती है आईसीए में। आप अब यूएन का रोल देखो कि यहाँ पे आता हुआ। तो यूएन ने क्या किया, यूएन गाइडलाइंस, यूएन अडॉप्टेड गाइडलाइंस टू सपोर्ट एंड क्रिएट द डेवलपमेंट ऑफ दिस आईसीए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईसीए। फिर 2002 में क्या होता है, आईसीए जो होता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसको रिकमेंडेशन मिलती है। कहाँ पे रिकमेंडेशन मिलती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, आईएलओ में। ठीक, तो आईएलओ के रिकमेंडेशंस में ये लिखा होता है कि आईसीए के बारे में वो रिकमेंड करते हैं कि ये इसकी मतलब सपोर्ट में आ जाते हैं इसके। ठीक, देन 2009 में क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड आईसीए प्रेसिडेंट। तो कौन थी वो फर्स्ट वुमन जिसको आईसीए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था? दैट वाज डैम पॉलिन ग्रीन। ठीक, ग्रीन। ओके, उसके बाद 12 के बाद 13 की बात करते हैं। आईसीए मूव्स टू दिस 9 के बाद 9 में होता है कि इंटरनेशनल फर्स्ट वुमन इलेक्टेड टू आईसीए प्रेसिडेंट। अब 2012 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, इसको यूएन ने डिक्लेयर किया यूएन डिक्लेयर ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। उसके बाद 2013 आता है, तो आईसीए जो हमने देखा था पहले लंदन में था, देन फिर जेनीवा में चला गया, और जेनीवा से अब उनके हेडक्वार्टर शिफ्ट होते हैं, कहाँ पे शिफ्ट होते हैं 2013 में? ब्रसेल्स में। ठीक, तो ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक, 2016 में क्या होता है, आईसीए की जो ये पार्टनरशिप होती है यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक, वो साइन होती है उनकी पार्टनरशिप। और रिसेंटली 2020 में क्या होता है, आईसीए का जो फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल यूथ फोरम 20 का आगाज़ होता है। तो ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स मुझे लग रहा है, दो फैक्ट्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर, एक दो चैप्टर इस पे करेंगे। द फर्स्ट फैक्ट इज़ दैट रॉबर्ट आउन जो है उसे फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है। तो इनका आइडिया जो था विलेज ऑफ कोऑपरेशन का भी, क्योंकि जेकेपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, द विलेज ऑफ कोऑपरेशन किन का आइडिया था? द आइडिया इज़ ऑफ रॉबर्ट ओवन। ठीक, जेकेपीएससी के अगर आप एग्जाम्स देखेंगे ना, जितने भी ऑप्शनल हैं, फिलोसफिकल टाइप जो पेपर्स आते हैं पहले पहले इनके जो प्रीलिम्स में आता था ऑप्शनल, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जब पुट करते हैं तो ये थोड़ा स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट बोलते थे किन का स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट आप याद रखेंगे विलियम किंग जो आइडियाज़ दिए थे रॉबर्ट ओवन ने, उनको मोर प्रैक्टिकल इनने फॉर्म दी। तो इनका जो एक एडिटोरियल आता था, मंथली एडिशन आता था, द कॉपरेटर किनका था? विलियम किंग का। तो विलियम किंग इसका फर्स्ट एडिशन जो मैंने लिखा है ना 1828 में आया था। तो इनका भी एक स्टेटमेंट आप याद रखें, कभी आता है स्टेटमेंट आएगा तो बोलेंगे किन का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ये है, वी मस्ट गो टू शॉप एवरी डे टू बाई फूड एंड नेसेसरीज,
वाई देन शुड वी नॉट गो टू आवर ओन शॉप। तो यही आपको पता चलेगा कि कॉपरेटिव्स के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। तो 3 रूल्स ऑफ किंग कहा जाता है, वो ये है कि हैविंग वीकली ऑडिट्स फॉर दिस कॉपरेटिव्स, हैविंग 3 ट्रस्टीज जो थोड़ा एडमिनिस्टर करें इन चीज़ों को, इस प्रॉपर्टी को जो कॉपरेट की प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड इज़ नॉट हैविंग मीटिंग इन पब्स। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये बोलते थे पब्स में ये लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि हम कंस्ट्रक्टिव काम करें तो पब्स में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये इसके सपोर्ट में नहीं थी कि मीटिंग पब्स में हो जाए। ठीक, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल। थैंक यू।